नमस्कार। मैं सीबी कुमार पुनः आज आप लोगों के साथ एक नई टॉपिक के साथ। आज हम लोग कुछ संवैधानिक भारत का संवैधानिक स्रोत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत का संविधान दुनिया के लगभग सभी अच्छे संविधानों का मिश्रण है। कहने के लिए कुछ विद्वानों ने तो भारत के संविधान को दुनिया से उधार लिया हुआ संविधान भी कहते हुए कटाक्ष किया है, लेकिन जहाँ तक मेरा मत है या भारतीय विद्वानों का मत है तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत का संविधान दुनिया के अच्छे संविधानों का मूल तत्व है। लेकिन यूँ कहें तो हम किसी भी अच्छे संविधान का अच्छाई को स्वीकार करने में हमें कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, और यही हमारा प्रारंभ से ही हमारा जो है वह एक व्यवस्था का अंग रहा है। इसलिए यह कह सकते हैं कि भारत का संविधान सही मायने में दुनिया के अच्छे संविधानों का एक मिश्रित दस्तावेज है। आपको ये पता होनी चाहिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या है। अगर बात इस पे किया जाए कि आखिर भारतीय संविधान के जो मूल स्रोत हैं वे क्या सब हैं, तो ये एक प्रश्न बनता है। तो जैसा कि आपको पहले बता दिया गया कि दुनिया के महत्वपूर्ण संविधानों का, तो उन महत्वपूर्ण संविधानों में सबसे पहला स्रोत का अगर चर्चा होगा तो 1935 में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया जो भारत शासन अधिनियम था। भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत के रूप में जाना जाता है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 में अंग्रेज़ों ने बनाया था, भारतीय संविधान में लगभग 395 जो धारा हैं उसमें 250 से अधिक धाराएं या तो स्पष्टतः भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं या उसमें कुछ संशोधित करके उसी का जो मूल शब्द है या मूल धाराएं हैं उसको स्थापित किया गया है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह देखते हैं कि अमेरिका का संविधान, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है, जो लगभग 1789 ईस्वी में तैयार हुआ था और लागू हुआ था। 1789 ईस्वी में अमेरिका को दुनिया का पहला लोकतंत्र यानी लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमेरिका का संविधान से जो कुछ महत्वपूर्ण स्रोत लिए गए उनमें से सबसे पहला मौलिक अधिकार है, जो हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। प्रारंभ में भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का चर्चा था, जो बाद में जाकर 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। एक संपत्ति का अधिकार को जो कानूनी अधिकार का दर्जा बाद में दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका का संविधान से जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसका भी अमेरिका का संविधान से लिया गया है। इसका अर्थात न्यायपालिका स्वतंत्र है, निर्णय लेने के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र है, उस पर किसी भी सरकार का दबाव नहीं हो सकता है या अन्य किसी भी संस्था का, इंस्टीट्यूशन का कोई भी दबाव नहीं होता है। वह कोई भी निर्णय, चाहे वो सरकार के विरुद्ध में ही क्यों न हो, वो आराम से ले सकता है। इसके लिए वह स्वतंत्र है। भारत का न्यायपालिका स्वतंत्र है। 2 महत्वपूर्ण। तीसरा है संवैधानिक सर्वोच्चता। भारत का जो संविधान है वह सबसे ऊपर है। भारत के विधि व्यवस्था, शासन संचालन, शासन प्रशासन में सबसे ऊपर जो है वो भारत का संविधान है। इस बात की जो स्पष्टता है वह अमेरिका का संविधान से लिया गया है। अब बात बनता है कि इसके बाद मुख्य स्रोत क्या है। तो हम देखते हैं कि किस तरह, जिस प्रकार राष्ट्रपति का नियुक्ति होता है, उसी प्रकार जजों के, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों, उनकी नियुक्ति का प्रावधान एवं उन पर लगने वाला जो महाभियोग होते हैं, इम्पीचमेंट,
महाभियोग का मतलब कैसे उसको पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, इसका भी प्रावधान जो है वह अमेरिका का संविधान से ही लिया गया है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी मैटर पे जजमेंट दे चुके हैं तो उनको यह अधिकार होता है कि उन न्याय का पुनरावलोकन हो, पुनः एक बार उसका अवलोकन किया जा सकता है, ताकि किसी भी मुद्दा पे यदि किसी प्रकार का संशय हो तो उनको दूर किया जाए और अंतिम निर्णय तक लोगों को इस बात का संतुष्टि हो सके कि यह निर्णय निष्पक्ष है और इसमें किसी प्रकार का कोई आंतरिक हस्तक्षेप नहीं है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका के बाद मुख्य रूप से ब्रिटेन का जो संसदीय व्यवस्था है, ब्रिटेन का तो कहा जाता है कि अलिखित संविधान है। तो ये क्या मतलब हुआ कि अलिखित संविधान है, उसके बावजूद उससे स्रोत लिया गया? हाँ, इसके बारे में आसान से समझिए एक सिंपल लैंग्वेज में कि अलिखित संविधान अगर किसी भी देश का है और क्वेश्चन में आए ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का है, क्योंकि वहाँ कोई संविधान नाम का कोई बुक या डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि वहाँ लगातार जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, उसका एक दस्तावेज है, उसका एक फाइल है, जिस फाइल के अंतर्गत देखा गया है कि इस दशक में इससे जुड़ा हुआ कौन सा कानून पारित हुआ और उसको आधार बना के लगातार उसमें परिवर्तन संशोधन होते रहते हैं। तो उनसे जुड़ा हुआ जो भी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, उनसे भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, वैसे तो कहें कि भारत का संविधान पे मेरे विचार से जो है ब्रिटेन का ही जो सोर्सेस है वो अधिकतर देखा गया है, जैसे कि 1935 में जो हमने देखा है स्रोत। अब ये देखते हैं कि आखिर ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो संसदात्मक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, शासन प्रणाली है, जैसे पार्लियामेंट में लॉ का बनना, पार्लियामेंट में डिबेट होना, बहस होना, तो वहाँ अमेरिका से पहले ही पार्लियामेंट्री सिस्टम रहा है। उस दशक से ही पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ रहा है और पार्लियामेंट में किसी भी चीज़ का निर्णय, वैसे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो भारत में भी, भारतीय इतिहास में भी कई ऐसा स्रोत मिला है, कई ऐसा जो ग्रंथ है, इपिक्स है या लिटरेसी सोर्स है, लिटरेचर सोर्स है, या बहुत सारे ऐसे पुरातात्विक स्रोत भी हैं जिससे यह पता चलता है कि भारत में पार्लियामेंट में जो बहस सभा और समिति का जिक्र मिलता है, जिसमें किसी भी निर्णय को करने के लिए राजा के साथ एक मंत्रिमंडल हुआ करते थे। लेकिन चूंकि हमें यहाँ स्टडी मटेरियल के रूप में हम देख रहे हैं, तो ये देखना जरूरी है कि पार्लियामेंट्री संसदीय प्रणाली जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है। सामान्य सी बात, ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एकल नागरिकता, ब्रिटेन से लिया जाने वाला एक और महत्वपूर्ण बिंदु है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या? एक ही नागरिकता नहीं, इसका मतलब हुआ कि एकल नागरिकता का मतलब कि भारत में सिर्फ और सिर्फ केंद्र को ही नागरिकता देने का अधिकार है। केंद्र ही यह प्रावधान कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है अथवा नहीं है। ठीक, यद्यपि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां केंद्र के साथ राज्य भी नागरिकता का प्रावधान कर सकते हैं, जैसे अमेरिका के बहुत सारे ऐसे राज्य, क्योंकि वो फेडरल स्ट्रक्चर हैं, वो यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है। इससे यह पता चलता है कि भारत में नागरिकता का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ वह सेंट्रल के द्वारा, केंद्र के द्वारा ही किया जाएगा, जो ब्रिटेन से लिया गया है। अब इसमें दिया गया विधि निर्माण, कानून निर्माण प्रक्रिया में किसी भी कानून को पारित करने में किस प्रकार राज्यसभा 1/3, 2/3 से अधिक बहुमत के द्वारा या साधारण बहुमत से, लोकसभा में, राज्यसभा के बाद लोकसभा में, चाहे लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में, उसके बाद जिस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो प्रक्रियाएं ब्रिटेन का विधि व्यवस्था, ब्रिटेन का जो संवैधानिक दस्तावेज रहा है, उनसे सीधा सीधा हम कंसेप्ट को क्लियर किए हैं, उन्हें एक्सेप्ट किए हैं, स्वीकार किए हैं। अब चलते हैं आयरलैंड। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं भारत का, जिसमें कि राज्यों उनका अधिकार क्षेत्र राज्यों के अंतर्गत रखा गया है कि राज्य स्वेच्छा से उसे अपनाए या उसे तत्काल ठंडे बस्ते में डाल दें। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था को स्पष्ट करता है। वह सीधा हूबहू राज्य में लोगों के कल्याण से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद
राष्ट्रपति किस तरह से निर्वाचित होंगे, उनके निर्वाचक मंडल में किस तरह से लोकसभा के सदस्य होंगे, फिर राज्यसभा के सदस्य होंगे, चुने हुए सदस्य, फिर इन सारी चीज़ों को जो हम लोग या एक ये अलग एक दिन एक हम वीडियो बना देंगे इसमें राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित सारी चीज़ें जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है उनको हम एक्सप्लेन करके आपको समझा देंगे। तत्काल ये समझ लेना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का जो सिस्टम है वह भी आयरलैंड से लिया गया है। अब एक नई पहल है, वह है राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में कि 12 सदस्यों को साहित्य, संगीत, कला और सामाजिक कार्यों के क्षेत्रों में अच्छा काम करने के लिए जो उनको मनोनीत किया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा का सदस्यता दिया जाता है, उसका भी जो है जो प्रारूप है वो हम लोग आयरलैंड से ही लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने आज देख रहे हैं जो प्रिम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रिम्बल, मतलब प्रस्तावना की भाषा जो है, प्रस्तावना का पहला लैंग्वेज वी द पीपल ऑफ इंडिया, यह हूबहू अमेरिका का प्रस्तावना प्रिम्बल से मिलता है। वहाँ भी लिखा है वी द पीपल ऑफ अमेरिका जस्ट लाइक वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये वहाँ का सारा महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन अगर प्रस्तावना का लैंग्वेज देखा जाए, भाषा देखा जाए, तो उसकी जो हम लोगों ने लिया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि समवर्ती सूची का उल्लेख, उसके बाद राज्य और केंद्र के बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, इन सारी चीज़ों का जो उल्लेख है, ये सारी चीज़। उसके बाद हम देखते हैं कि और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम जो डायरेक्ट एक्सेप्ट किए हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो जर्मनी का संविधान है। जर्मनी का संविधान के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपातकाल का जो व्यवस्था है, धारा 368 में आपातकाल इमरजेंसी के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि इमरजेंसी के समय में किस प्रकार मौलिक अधिकारों को भी राष्ट्रपति, कुछ ऐसा समय है जिसमें मौलिक अधिकारों को भी राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको जर्मनी का संविधान से लिया गया है। फिर आते हैं हम लोग कनाडा। तो कनाडा के संविधान से हम लोग संघात्मक जो व्यवस्था है, संघात्मक विशेषताएं जो हैं, शक्ति का विभाजन जो है, जैसे कि हम देखते हैं कि शक्ति का राज्य से ऊपर से सेंट्रल से कैसे डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है, जो विकेंद्रीकरण होता है, इसमें हम लोग देखते हैं। तो ये संघ का जो शक्ति का पृथक्करण व्यवस्था जो है, वह सिद्धांत हम लोगों ने कनाडा के संविधान से लिया है। अब हम लोग चलते हैं कनाडा के बाद दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान को जब हम देखते हैं तो उसका महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों ने लिया है, वह है संवैधानिक संशोधन। संविधान में किस प्रकार से संशोधन हो, और वो संशोधन के लिए हम लोगों ने किस प्रकार से देखते हैं कि 368 हम लोगों ने संवैधानिक संशोधन, आपातकाल 368 नहीं, आपातकाल के लिए 3 एक्ट हैं, 356, 360 और 352, वो है आपातकाल इमरजेंसी से संबंधित। अब हम लोग संवैधानिक संशोधन में 368 एक्ट को देखते हैं। धारा 368 के द्वारा संवैधानिक संशोधन होता है जो सीधा सीधा साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अब हम देखते हैं रसिया। रूस के संविधान से हमने मौलिक अधिकार के बाद अब मौलिक कर्तव्य की बात होगी, तो रूस के संविधान से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य को ग्रहण किया है। और जापान के संविधान से हम लोगों ने विधि की स्थापित प्रक्रिया, किस प्रकार से कानून की प्रक्रिया स्थापित होगी, हम इनकी चर्चा किए हैं। बस आज का वीडियो आप लोगों के साथ इतना ही, और कुछ अगर एक्सप्लेन करना होगा तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।